गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th स्टार्ट करेंगे आज। और सबसे पहले बेसिक्स पे बात करेंगे। कह रहा है, देखिए लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले रैखिक समीकरण जानते हैं क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब है बच्चों ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो, वो कहलाता है रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए 3x धन 4 बराबर 7। अब ये समीकरण है और ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में चर राशि की घात एक है और ये एक घात वाला समीकरण है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। इसके बाद कह रहा है दो चर वाले, अगर इसी में हम दो चर ले आए, जैसे मान लीजिए हम एक समीकरण लिख देंगे 3x धन 5y ऋण 13 बराबर 0। तो अब देखिए अभी भी ये समीकरण रैखिक है क्योंकि यहाँ पर x की घात भी एक है और y की घात भी एक है, तो ओवरऑल इस पूरे समीकरण की घात भी एक है। मगर इसमें चर राशियां दो हो गई, x और y, तो ये बन गया दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो यहां तक आ गए दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इसके आगे युग्म लिखा है मतलब एक और समीकरण। तो अगर मान लीजिए दो समीकरण हो जो दो चर राशि वाले हों, तभी तो वो युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक रेखीय समीकरण है बच्चों, तो हम जानते हैं कि उसका ग्राफ जो है वो सदैव एक सरल रेखा होता है, और इसको हम लोग बना भी चुके हैं कई बार कि आपसे कहा जाए एक समीकरण ग्राफ बना दीजिए, आप तुरंत बना देंगे। एक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब अगर मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसका भी ग्राफ एक सरल रेखा ही होगा। रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। तो अब अगर मान लीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हमने लिख दिया, तो ये एक दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर a b c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। a 0 के बराबर नहीं हो सकता, b 0 के बराबर नहीं हो सकता, और x y इस समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ पर पड़ने वाले किसी भी बिंदु के निर्देशांक हो सकते हैं, यहां पर जो x y लिखे गए हैं। तो ये एक समीकरण हो गया। अगर एक और समीकरण हो, अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पे हम a1 b1 c1 करे दे रहे हैं और यहाँ पे a2 b2 और c2 कर देते हैं। तो ये बच्चों दो समीकरण बन गए। अब ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए, जोड़ा बन गया। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो पहले जान लेते हैं। हमें पढ़ना है बच्चों पहला तो इस समीकरण के हल। अच्छा, आप समीकरण का हल क्या होता है इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा हुआ है कोई आपके पास, x धन y बराबर 14। आपसे कहा जाए इसका हल क्या है, तो हल का मतलब बच्चों ये है कि x y के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। संतुष्ट करने का मतलब है कि जब हम इसमें रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे x बराबर 7 और y बराबर 7 रख दें तो 7 धन 7 14 बराबर 14 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 7,7 इस समीकरण का एक हल है। अगर हम x बराबर 10 ले लें और y बराबर 9 ले लें तो 10 और 9 जोड़ने पे 19 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 10,9 इस समीकरण का हल नहीं है। अगर हम यहाँ पे 9 की जगह 4 ले लें और फिर 10 और 4 देखिए 14 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई 10,4 इस समीकरण का एक हल है। तो हल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात हो गई एक समीकरण के हल की। तो एक समीकरण अगर रेखीय समीकरण है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है बच्चों, बहुत सारे हल हो सकते हैं जैसा हमने देखा। और हल होगा क्या, जब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और उस सरल रेखा में जो प्रत्येक बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही इस समीकरण का हल हो जाएगा। अब अगर दो समीकरण एक साथ बनाए जाएं बच्चों, दो समीकरण एक साथ लिख दिए जाएं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 और हमने मान लीजिए एक और समीकरण ले लिया x माइनस वाई बराबर 4। अब आपसे पूछें कि भाई ऐसे क्या कोई मान हो सकते हैं जो इन दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करें, मतलब x और y के वही मान पहले समीकरण को भी संतुष्ट करे और वही मान दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करे। तो ऐसा हो सकता है क्या, जरा देखिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर देखिए हम यहाँ पे x की जगह 9 ले लें और y की जगह मान लीजिए 5 ले लें। अब देखिए जरा, यहाँ पर x का मान 9 रखें, y का मान 5 रखें, तो 9 5 14 हो जाएगा। LHS और RHS बराबर आ गया।
उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 9 और 5 रखे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर से LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों समीकरणों का एक हल 9,5 है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या हमेशा ऐसा संभव है कि एक ही एक्स वाई के मान दोनों समीकरणों के हल हो जाएं, या ऐसा हो सकता है क्या कि एक से अधिक दोनों समीकरणों के हल हो, या ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई हल इनका ना हो। इन सब को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि इन समीकरणों के हल बच्चों निकालते कैसे हैं, और निकालने की दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि है और उसके बाद बीजगणितीय विधि है। तो अब अगर हम ग्राफीय विधि की बात करें तो पहले ग्राफीय विधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपसे, और उसके बाद फिर हम लोग बीजगणितीय विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालना चाहें तो हल निकालने की दो विधियां हैं बच्चों। पहली विधि ग्राफीय विधि, और इसी विधि में हम सीखेंगे कि यहां पर कितने हल संभव हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं क्या, या कोई हल भी नहीं हो सकता है क्या। तो ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है बीज गणितीय विधि। इस बीज गणितीय विधि में भी बच्चों 3 विधियां हैं, और उन तीनों विधियों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड, माइक गिर गया है, इसको लगा लेते हैं फिर से। चलिए, तो अब बात करते हैं जरा ग्राफीय विधि पे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई एक रेखीय समीकरण है तो उसका ग्राफ सदैव सरल रेखा होता है। तो अब हम लोग ये विधि डिस्कस कर रहे हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि पे जैसे मान लीजिए आपने पहला समीकरण है और उसका ग्राफ बना लिया, तो ग्राफ एक सरल रेखा होगा ये हमें पता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई समीकरण दिया गया है पहला, उसका ग्राफ ये बन गया, और अब आपसे कहा गया भाई दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बना दीजिए। तो दूसरे समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक ही समतल पर अगर हम 2 रेखाएं बना रहे हैं तो उसकी 3 स्थितियां हैं। क्या क्या है कि हो सकता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, एक दूसरे को कहीं पे काटे, इंटरसेक्टिंग हो, या हो सकता है कि दोनों रेखाएं कोइंसाइडेड हो, संपाती हो, एक के ऊपर एक ही आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो अर्थात कहीं पे ना मिले। तो इन्हीं 3 स्थितियों के आधार पर हम रेखीय समीकरण युग्म के हलों की व्याख्या करेंगे। पहली स्थिति ये है, हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दोनों रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदी हों। ये पहला समीकरण का ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है, और दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसका कुछ निर्देशांक होगा, और यही निर्देशांक इन दोनों समीकरणों का हल होगा। जैसे अगर हम x + y = 14 और x - y = 4 का ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं 9,5 पर ही प्रतिच्छेद करेंगी। आप घर में बना के देखिएगा, जिसको ग्राफ ना बनाना आता हो थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। जैसे आपको एक रेखीय समीकरण का ग्राफ बनाना है, मान लीजिए x + y = 14 का ही बनाना है, तो x + y = 14 का ग्राफ बनाने के लिए आप y को सब्जेक्ट बनाइए, y एक तरफ x एक तरफ, तो ये 14 - x हो जाएगा, और यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। अब हम x के रैंडमली कुछ ऐसे मान लेंगे जिससे y का मान एक पूर्ण संख्या है, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए x का मान हमने ले लिया 14, तो 14 - 14 y का मान आ जाएगा 0। मतलब ग्राफ पेपर में आपके पास 14 अगर बड़ा पड़ रहा है तो आप छोटा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा ही लें। आपने मान लीजिए 7 ले लिया, x का मान 7 लेंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे, y का मान कितना आ जाएगा 7। अब x का मान मान लीजिए 8 ले लीजिए, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा 6। अब x का मान मान लीजिए 5 ले लीजिए। इस प्रकार से आप x का मान जब 5 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 9। तो आपके पास 3 बिंदु आ गए, 7,7, 8,6 और 5,9। इन तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो एक सरल रेखा में प्राप्त हो जाएगी, और वही सरल रेखा x धन y = 14 का ग्राफ होगी। इसी प्रकार से आप x - y = 4 का ग्राफ बना सकते हैं। कक्षा 9 में हम लोग ये सब भली भांति पढ़ चुके हैं। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम स्थिति आई कि दोनों सरल रेखाओं के ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी हैं। तो अगर दोनों रेखाओं के ग्राफ प्रतिच्छेदी हैं तो उस दशा में जो प्रतिच्छेदन बिंदु है हमने बताया वही दोनों समीकरणों का एक हल हो जाएगा। और इस दशा में बच्चों केवल एक हल होगा,
मतलब अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल मतलब x इस प्रतिच्छेदन बिंदु के अलावा और कोई हल नहीं होगा, जैसा यहाँ पे 9,5 के अलावा इन दोनों समीकरणों का कोई दूसरा हल संभव नहीं होगा। तो अब अगर हमें समीकरणों को देख के ही पता लगाना हो कि इस समीकरण का हल अद्वितीय है या नहीं, तो उसके लिए भी एक काम किया जा सकता है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। अगर ये समीकरण अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले समीकरण में x के गुणांक को a1 कहा गया, y के गुणांक को b1 और अचर राशि को c1। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर राशि को c2 कहा गया। तो जब अद्वितीय हल होगा उस दशा में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अगर आपको ये बिना ग्राफ बनाए ही पहचानना है कि किसी समीकरण का हल अद्वितीय होगा कि नहीं, तो आप बस सिंपली क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालिए और b1 अपॉन b2 निकालिए, देख लीजिए बराबर है कि नहीं। तो अद्वितीय हल की कंडीशन है बच्चों, अगर ग्राफ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम इसको लिख दे रहे हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हो गई बच्चों अद्वितीय हल की। अब दूसरी कंडीशन आई कि हो सकता है कि दोनों ग्राफ संपाती बन जाए। मतलब आपने पहले समीकरण का ग्राफ बनाया, एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और आपने फिर दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाया और जो दूसरी सरल रेखा प्राप्त हुई वो पहले समीकरण वाली रेखा के ठीक ऊपर ही आ गई। ऐसा भी बच्चों संभव है। मान लीजिए एक रेखा ये बनी, हम दो एरो बनाए दे रहे हैं जिसमें ये पता चल जाए। तो अब दोनों रेखाएं बच्चों संपाती हैं, तो अब दोनों रेखाएं संपाती, ये प्रतिच्छेदी है, इनको लिख लीजिएगा। ये इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी, और ये क्या है बच्चों, संपाती। संपाती कोइंसाइडेड। तो यहां पर देखिए दोनों रेखाएं जब संपाती हैं तो ये बिंदु भी उभयनिष्ठ है, ये बिंदु भी। यहां पे देखिए हल कैसे मिला था, दोनों रेखाओं का ये उभयनिष्ठ बिंदु x, y, यही इन दोनों समीकरणों का हल था। अब संपाती की कंडीशन में बच्चों ये तो तीनों सारे ही बिंदु उभयनिष्ठ आ रहे हैं। जब सारे ही बिंदु उभयनिष्ठ आ रहे हैं इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहां पर अगर दोनों सरल रेखाओं के ग्राफ संपाती हैं तो हम लिखेंगे इसको अपरिमित रूप से अनेक हल। यहां पर दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और इसको भी आप गुणांकों को देख के पहचान सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल की दशा में a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों c1 अपॉन c2 के। ये तीनों को हमें देखना है कि अगर सभी गुणांकों का अनुपात बराबर है दोनों समीकरणों में, अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और वो बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो उस दशा में दोनों समीकरणों के बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हल करने की दो विधियां हमने बताई, ग्राफी और बीजगणितीय। पहले हम लोग ग्राफी विधि पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद बीजगणितीय विधियों पे भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब तीसरी और अंतिम कंडीशन आई कि हो सकता है कि जो ग्राफ है वो दोनों सरल रेखाओं के जो ग्राफ, दोनों समीकरणों के जो ग्राफ मिलेंगे वो एक दूसरे को कहीं पर काटे ही नहीं, रेल की पटरियों की तरह बिल्कुल समांतर हो जाए, ये भी बच्चों संभव है। तो उस दशा में क्या होगा, देखिए जरा, बनाते हैं ग्राफ। अब मान लीजिए पहले और दूसरे समीकरण के ग्राफ आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, अब आप समझ गए होंगे कि अब इन दोनों समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल संभव है ही नहीं। मतलब x, y के कोई भी ऐसे मान नहीं हो सकते जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो इस दशा में हम ये कह देंगे कि यहाँ पर तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति में जब दोनों रेखाओं के ग्राफ समांतर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब इस दशा में
कोई हल नहीं, कोई भी वास्तविक हल इसका संभव नहीं है। और इसको भी आप गुणांकों की तुलना करके पहचान सकते हैं। इस दशा में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, मगर ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इस दशा में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफीय विधि से समीकरणों के हल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न कई बार आते हैं कि आपको मान लीजिए दो समीकरण दे दिए गए और आपसे कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आपको समीकरण दे दिया ax धन y बराबर 4 और दूसरा दे दिया गया x माइनस y और बराबर मान लीजिए 15। अब आपसे कहा गया कि भाई a के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। तो a के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे आपको वो बताना है। तो अद्वितीय हल की आप कंडीशन लगा देंगे कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की जगह बच्चों क्या है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये -4 बराबर 0 हो जाएगा, जगह का में जरा आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। -4 बराबर 0, इधर जब भेजेंगे इसको तो -15 बराबर 0 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो a1/a2 निकालेंगे। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, प्रश्न समझ लीजिए। मान लीजिए ये समीकरण आपको दिए गए दोनों, मान लीजिए इसी रूप में दे दिए गए ax + y -4 बराबर 0 और x - y 15 बराबर 0। आपसे कहा गया कि आप बताइए भाई कि a के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल की कंडीशन आपको मालूम है कि भाई a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो यही कंडीशन आप लगाएंगे। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है बच्चों, a, x का गुणांक यानी a बटे दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1, ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है। तो अब a बटे 1 तो a आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 1 बटे -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम a का मान -1 के अतिरिक्त तो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर a का मान -1 नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो इस समीकरण, इन दोनों समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम क्या नहीं लिख सकते हैं, -1 नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बच्चों इस ग्राफीय विधि से संबंधित आ सकते हैं तीनों ही कंडीशंस में, कि कब आप एक आध वेरिएबल उसमें डाल देंगे, चर राशियां डाल देंगे और फिर आपसे उसका मान पूछ लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गई हमारी ग्राफीय विधि। और अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि बीजगणितीय विधियां क्या हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।